नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई नंबर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई के बारे में आगे हम 2 भागों में चर्चा कर चुके हैं। आज इस इकाई के बारे में तीसरे भाग में हम चर्चा करते हैं। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि शास्त्री जी 6 वर्षों तक इलाहाबाद नगर पालिका यानी कि नगर पालिका जो बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें नगर पालिका चलती है। हमारे यहाँ जिस प्रकार ग्राम पंचायत चलती है तो उसी प्रकार शहरों में नगर पालिका जो यहाँ पर जनसंख्या लोगों की संख्या की मात्रा में ग्राम पंचायत से अधिक लोग होते हैं जिस शहर में, तो वहाँ पर नगर पालिका चलती है। तो उस नगर पालिका से शास्त्री जी राजनीतिक क्षेत्र में किसी न किसी सभ्य या सदस्य के रूप में इलेक्शन लड़ते रहे और उनकी नगर पालिका की सेवाओं करते रहे। तो उसी प्रकार उन्होंने नगर पालिका में किसी न किसी रूप में जुड़े रहे थे। और लेखक का कहना यह है कि मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने, लेखक का कहना है कि इस अनुभव ने शास्त्री जी को जी के व्यक्तित्व यानी कि जो कल हम चर्चा कर चुके हैं, व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य व्यक्तित्व और दूसरा आंतरिक व्यक्तित्व। चिंतन यानी कि मनन, अपने विचार, चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से अधिक निकट से परिचित कराया। यानी कि नागरिकों को जो ये शहर में नागरिकों के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या किस प्रकार की समस्याएं आते हैं, तो उस समस्याओं ने निकट यानी कि नज़दीक से अधिक परिचित कराया, यानी कि अवगत कराया शास्त्री जी को। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। शास्त्री जी का जन्म ग्रामीण विभाग में हुआ था, यानी कि कोई गांव में हुआ था, इसीलिए वो ग्रामीण जीवन जीते थे। इसीलिए ग्रामीण जीवन का अनुभव शास्त्री जी को काफ़ी था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। यानी कि इलाहाबाद नगर पालिका में ये सदस्य थे, इसीलिए उनको जन सेवा करने का, लोगों की सेवा करने का मौका मिला और उसका अनुभव शास्त्री जी को मिला। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। लोकतंत्र यानी कि लोकशाही, लोगों के द्वारा जो चलता है तंत्र, जो सरकार चलती है उसे लोकतंत्र कहा जाता है, लोकशाही को। तो लोकतंत्र की इस आधारभूत यानी कि पायारूप, मूलभूत इकाई यानी कि भाग के रूप में कार्य करने के कारण, जो लोगों की सेवा करने का कार्य करने के कारण वे देश की छोटी मोटी यानी कि देश में जो समस्याएं पैदा होती थी उस समस्याओं का निराकरण, यहाँ पर निराकरण शब्द है तो निराकरण का मतलब होता है समाधान, व्यावहारिक यानी कि लोगों के रोजिंदा जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं उसके प्रक्रिया यानी कि जो क्रिया की जाती है उसे कहा जाता है व्यावहारिक, रोजनिशी क्रियाओं को व्यावहारिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो ये छोटी मोटी देश की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करने का उन्हें अच्छी तरह परिचय था, यानी कि उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था किस तरह ये ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाए।
कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। यानी कि कार्य के प्रति पूरा ध्यान देने के साथ और मेहनत करने के कारण, मेहनत करने की वजह से अदम्य यानी कि जो दबाया ना जा सके वैसा उत्कट, दबाया ना जा सके ऐसी क्षमता यानी कि शक्ति, ऐसी शक्ति के कारण 1937 में उन्हें संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए यानी कि संयुक्त प्रदेश के व्यवस्था तंत्र में सभा के लिए उन्हें निर्वाचित यानी कि बहुमत द्वारा, लोग बहुमत के द्वारा चुने गए, यानी कि उनको चुना गया, सदस्य चुने गए। सही मायने में यानी कि सच्चे अर्थ में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। यानी कि सच्चे अर्थ में शास्त्री जी के संसदीय यानी कि लोकसभा के सदस्य बनने की जीवन की शुरुआत यहाँ से उनकी शुरू हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ, जिसकी पूर्णाहुति, समापन यानी कि पूर्णाहुति वड़ा प्रधान का पद तक पहुँचा। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में शास्त्री जी का जो ज्ञान था, जो गहरी यानी कि मजबूत पकड़ थी शास्त्री जी की राजनीतिक क्षेत्र में, तो इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना राजनीतिक गुरु माना था और उन्होंने कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हीं के सलाह सूचन हेठળ, मार्गदर्शन यानी कि सलाह सूचन, पथदर्शक यानी कि रास्ता बताने वाले गुरु के हाथ नीचे मेरा राजनीतिक जीवन यानी कि राजनीतिक कारकिर्दी इंदिरा गांधी की शास्त्री जी के मार्गदर्शन हेठળ शुरू हुआ। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। यहाँ भिन्न भिन्न शब्द आया है, यानी कि अलग अलग। देश जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी अलग अलग पदों पर रहे, यानी कि अलग अलग पदों पर सभ्य के रूप में रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं उस राज्य में उन्हें गृह प्रधान बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए, यानी कि अनुरोध यानी कि विनती करने पर पंडित जवाहरलाल पंडित नेहरू के विनती से वे केंद्र सरकार में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। केंद्र में रेलवे परिवहन यानी कि ये जो मार्ग परिवहन है, रास्ता मार्ग परिवहन जहाँ पर बसों चलती हैं, इस वाहन व्यवहार खाते में। संचार यानी कि दूर संचार क्षेत्र में, संदेशा व्यवहार क्षेत्र में। वाणिज्य यानी कि व्यापारिक क्षेत्र में। उद्योग यानी कि औद्योगिक एकमों में। और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों यानी कि महत्वपूर्ण कार्यालयों में मंत्री पद उन्होंने संभाला, यानी कि मंत्री पद का जो कार्य करने का जो कार्यभार उन्होंने संभाला था। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता
का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी प्रशासकीय यानी कि राजनीतिक दक्षता यानी कि निपुणता का जो प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए उदाहरण रूप है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। यानी कि यहाँ पर शब्द आया है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण यानी कि देखने का जो नज़रिया होता है, किस दृष्टि से उनका मूल्य किया जाए, तो ये है दृष्टिकोण के अर्थ में ये अर्थ होता है। और औपचारिक यानी कि कहने सुनने या दिखाने के लिए जो होता है उसे औपचारिक कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक का कहना ये है कि अपने मंत्रालयों यानी कि अपने खातों में कार्यों करने का उनका जो दृष्टिकोण था, उनका जो नज़रिया था, वो अत्यंत व्यवहारिक, सभी लोगों को समाहित किया जाए वैसा उनका औपचारिकताओं से परे यानी कि औपचारिकताओं के दूर रहकर उनका दृष्टिकोण होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। शास्त्री जी अपने पद के लिए कभी अपने आप को ऊंचा नहीं मानते थे। ये जो संसद सभ्य बने थे तो वो मैं संसद हूँ इसीलिए मैं लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करूँ या ऐसे बातचीत नहीं किया जाए, मैं प्रधानमंत्री हूँ तो ऐसे में बातचीत नहीं किया जाए, तो ऐसा नहीं। शास्त्री जी अपने आप जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको भी समान नज़रिए से देखते थे, सभी को समान भाव से देखते थे। उनकी बड़ी सीधी सी उनकी एक धारणा थी, उनका मानना था कि वे जनता के शासक नहीं यानी कि जनता पर शासन करने वाला नहीं बल्कि जनता की सेवा करने वाला एक सेवक है, ऐसा शास्त्री जी मानते थे। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। शास्त्री जी की जो ये भावना थी यानी कि मैं जनता का शासक नहीं, मैं जनता का सेवा करने वाला एक सेवक हूँ, ऐसा जो शास्त्री जी मानते थे, ऐसी भावना थी, इसीलिए उन्हीं के कारण अपने मंत्रालय यानी कि अपने खाते में लोकप्रियता मिली। लेकिन उसके साथ देश में भी उनको लोकप्रियता, पूरे देश में लोकप्रियता उनको मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। यानी कि ऐसी लोगों में प्रसिद्ध होने के कारण, लोगों की लोकप्रियता के कारण, उसके परिणाम स्वरूप पंडित नेहरू का जब निधन होना यानी कि मृत्यु हुई तो नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इसी महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। यानी कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद पर केवल 19 महीने तक रहे थे। इस प्रधानमंत्री पद को उन्होंने 19 महीने तक कार्यभार संभाला था, लेकिन उस 19 महीनों में उन्होंने जितनी सफलता हो, बहुत सारी सफलताएं पाई थी और लोकप्रियता भी अधिक मात्रा में उनको मिली थी। ये हमारे देश के लिए एक उदाहरण रूप है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, यानी कि उद्देश्य यानी कि लक्ष्य, गंतव्य स्थान, जहाँ पर जाना है वह स्थान शास्त्री जी के सामने बिल्कुल स्पष्ट था। यानी कि उनको स्पष्ट दिखाई देता था कि मुझे यही करना है। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था।
धुंधलापन यानी कि अस्पष्टता, भटकाव यानी कि लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना, यानी कि शास्त्री जी के सामने अस्पष्टता नहीं थी, यानी कि इधर उधर लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर भटकने का काम नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। यहाँ पर स्वाभाविक यानी कि सहज, तो वे हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर शास्त्री जी रहे थे, महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार संभाला था और इन पदों का कार्यभार संभालते हुए सहज रूप में वे अधिकार संपन्न भी थे, यानी कि उनको इन पदों को संभालने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी थी। यानी कि शास्त्री जी ने अपने आप को आत्मसंयम यानी कि अपने आप पर संयम रखा था, अपने आप पर संयम रखकर कार्य किया था, काम लिया था, यानी कि कार्य किया था तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी थी। यानी कि अपने को जो कार्य करने का जो अधिकार मिला था उस अधिकार से अधिक, यानी कि अधिकार से अधिक मात्रा में उन्होंने जो कर्तव्य है अपना, जो अपने कार्य किया, हमें क्या कार्य करना है, इस जो कर्तव्य को अधिक अग्रिमता दी, यानी कि प्राधान्य दिया, तरजीह दी, यानी कि प्राधान्य दिया। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। इसी वजह से, यानी कि ये जो अपने कर्तव्यों को महत्व दिया, कर्तव्यों को प्राधान्य दिया, इसीलिए शास्त्री जी अधिक लोकप्रिय हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यानी कि शास्त्री जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दीक्षांत यानी कि विद्यार्थियों को विद्यालय में जो डिग्री का प्रमाण पत्र दिया जाए, उस प्रमाण पत्र देने के समारोह यानी कि अवसर पर 19 दिसंबर 1964 में छात्रों को संबोधित करते हुए, यानी कि छात्रों को के सामने व्याख्यान देते हुए शास्त्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए। यानी कि उन्होंने कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल, यानी मंजिल शब्द आया है तो लक्ष्य, यानी कि हमें जहाँ पहुँचना है वो लक्ष्य, आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आपका लक्ष्य, भविष्य का जो लक्ष्य है वो चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप में से प्रत्येक को ये सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं, देश के व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, यह सोचना चाहिए। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिससे समझना चाहिए कि हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छाएं लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी कि लेखक का कहना ये है कि यह आपको संविधान यानी कि बंधारण द्वारा प्रदत्त दिया हुआ अधिकार है, दिया हुआ कुछ बंधारण द्वारा दिया हुआ कुछ अधिकार देता है कि हमारे जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का जो बोझ हमारे ऊपर आता है, जिसे हमें समझना चाहिए। हमारा देश
प्रजातांत्रिक हैं, यानी कि हमारा देश लोकशाही, प्रजातांत्रिक यानी कि लोकशाही लोकतांत्रिक हैं। जो निजी यानी कि अपना स्वतंत्रता देता है, अपनी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। यानी कि स्वेच्छा से हमारे समाज की भलाई करने के लिए हमें स्वेच्छा से हमारा कर्तव्य करना चाहिए, ऐसा लेखक ने कहा है। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। यानी कि अपने आप को जो अधिकार मिला है, जो कर्तव्य करने का, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जो लोगों की सेवा करने का जो अधिकार मिला है, कर्तव्य करने का जो मौका मिला है, उसमें उस कर्तव्य करते हुए अपने आप पर आत्मसंयम यानी कि आत्मा पर संयम रखना, आत्मसंयम के साथ आत्मसंयम के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जो आज हमें याद रखने की ज़रूरत है। उससे शास्त्री जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि शास्त्री जी ने किस प्रकार लोगों की प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए किस प्रकार लोगों की सेवा की, अपने आप पर संयम रख के लोगों की सेवा की। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें बोध मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई के बारे में यहाँ तक हम चर्चा इकाई की यहाँ हम समाप्ति करते हैं। अस्तु, आगे की इकाई के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।